हेलो दोस्त, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप सभी के लिए मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं और जो उनसे क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, तो उनसे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मध्य प्रदेश की राज्य पुनर्स्थापना से पूर्व हमारे देश में 552 देशी रियासतें थे। 552 में से 549 देशी रियासतें ऐसे थे जो हमारे भारत में मिल गए थे और 3 ऐसे थे ये तो नहीं मिलना चाहते थे, बोल रहे थे हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो इनमें से 3 था जम्मू कश्मीर और एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद। ठीक, जम्मू कश्मीर और ये जूनागढ़। ठीक, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और एक हैदराबाद, ये 3 रियासतें ऐसे थे जो हमारे भारत में नहीं मिलना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। और फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान हमारा भारत से अलग हो गया था, तो ये स्वतंत्र न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे न भारत में मिलना चाहते थे। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तो जब हमला कर दिया तो यहाँ के राजा थे हरि सिंह, ये जो है तो विलय पत्र के माध्यम से बोले कि नहीं, हम भारत में मिलेंगे। और वो पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था और उस क्षेत्र को जो है तो जीत लिया, और जिसे आज बोलते हैं पीओके। ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक, तो ये जो है तो विलय पत्र, जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से, किस माध्यम से, विलय पत्र, किसके माध्यम से, विलय पत्र के माध्यम से 27 अक्टूबर, कब, 27 अक्टूबर 1947। ठीक, याद रखिएगा। उनमें हम याद दिलाते हैं, हमारे भारत में 552 देशी रियासतें थे, उनमें से 549 हमारे भारत में तो थे ही, लेकिन ये 3 नहीं मिलना चाहते थे, बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में मिलेंगे। तो इनमें क्या हुआ, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था ही छोटा सा, तो इसमें क्या, पाकिस्तान अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि भारत में विलय पत्र के माध्यम से 27 अक्टूबर 1947 को हमारे भारत का एक अंग बन जाता है। तो ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के बारे में हुआ। अब हो गए जूनागढ़। जूनागढ़ ये कहाँ है, गुजरात में, जिसे सौराष्ट्र बोलते हैं। जूनागढ़ भी डर रहा था कि कहीं हम पे भी ना करें, तो ये क्या हुआ, इसका वो किया गया। तो इसमें ये जो है तो जनमत संग्रह के माध्यम से हमारे भारत में मिला। जूनागढ़ किसके माध्यम से मिला, जनमत संग्रह के द्वारा। किसके माध्यम से, जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ हमारा भारत का अंग बना। और हैदराबाद ये पुलिस कार्यवाही से, पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ठीक, तो पूछ लिए जाए कि हैदराबाद कैसा मिला, पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जनमत संग्रह जो है तो ये जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा मिला। ठीक, याद रहेगा, जनमत संग्रह यानी कि जनता का मत, जिसमें जनता लोग क्या किए कि अधिकतर हमारा भारत में मिलना चाहते, कुछ परसेंट पाकिस्तान में, तो उनका वो देखा गया कि किसका ज़्यादा डिमांड है, तो भारत का ज़्यादा डिमांड था, तो भारत में मिल गए। ये हो गया, ये तो भारत की बात हो गया। अब हमारा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, तो मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश उस समय 3 पार्टों में विभक्त था। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। कौन कौन से पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी।
ठीक, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो हमारा मध्य प्रदेश 3 पार्टों में विभक्त था और पार्ट ए में हमारे मध्य प्रदेश में भी देशी रियासतें 15 रियासतें थे पार्ट ए में, पार्ट बी में 26 रियासतें, पार्ट सी में 38 रियासतें। ठीक, याद रहेगा, पार्ट ए में 15 रियासतें, पार्ट बी में 26 रियासतें, पार्ट सी में 38 रियासतें। पार्ट ए जिसे क्या बोलते हैं, सीपी एंड बरार, क्या बोलते हैं, सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार, इसका नाम था पार्ट ए का नाम। पार्ट ए का नाम क्या था, सीपी एंड बरार। देख लेते हैं, पार्ट ए का नाम था सीपी एंड बरार। यहाँ की मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और सीपी एंड बरार ये जो है तो इसकी स्थापना 1861 में हुआ। सीपी एंड बरार ये मराठाओं और मुगलों के द्वारा जो जिस प्रांत को मराठा और मुगल जीते थे, इसे जो है तो अंग्रेज़ों ने उनसे जीत करके 1861 में इसे नाम दे दिया सीपी एंड बरार। ठीक, उसी एरिया को क्या बोल दिया, सीपी एंड बरार। तो सीपी एंड बरार की राजधानी क्या थी, नागपुर। नागपुर इसकी क्या थी, नागपुर इसकी राजधानी। सीपी एंड बरार की क्या थी, राजधानी, कैपिटल, कैपिटल क्या थी, नागपुर। सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसमें क्षेत्र आता था महाकौशल, महाकौशल, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उस समय तो हमारा नहीं अलग होता, हमारा जब मध्य प्रदेश की स्थापना ही नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़, महाकौशल छत्तीसगढ़। और क्या हो जाएगा, ये महाराष्ट्र वाला विदर्भ, विदर्भ। ठीक, ये क्षेत्र थे। यहाँ के गवर्नर कौन थे, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा इतना। पार्ट ए 15 रियासतें, इसका नाम सीपी एंड बरार था, इसकी राजधानी नागपुर था, इसकी राजधानी नागपुर था। इसका मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। क्षेत्र इसमें कौन कौन आता था, महाकौशल, छत्तीसगढ़, विदर्भ। महाकौशल जो आज जबलपुर वाला एरिया। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री थे गवर्नर है ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। यदि मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं सुनिए समझिए फिर मस्त नोट बनाइए अच्छे से। ठीक, पार्ट ए के बारे में ये हो गया। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी के बारे में क्या चेंजेस हुआ, पार्ट बी के बारे में। ठीक, पार्ट बी के बारे में, पार्ट बी में 26 रियासतें थी। कितना, 26 रियासतें। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम, सीएम कौन थे, लीलाधर सेठ। कौन थे मुख्यमंत्री, लीलाधर सेठ। गवर्नर कौन थे, गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे तखतमल जैन, तखतमल जैन। कौन थे, तखतमल जैन। ठीक, इसमें पार्ट बी में 26 रियासतें, मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ, गवर्नर तखतमल जैन। ठीक, और इसकी राजधानी थी, राजधानी ग्वालियर, ग्वालियर और इंदौर। इसकी 2 राजधानियाँ थी। ठीक, पूछ देगा हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा पार्ट है जिसकी 2 राजधानियाँ थी, तो क्या, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर 6 महीने के लिए होता था, 6 महीने के लिए इंदौर।
ठीक। शीतकालीन कौन सा है? ग्वालियर। ग्रीष्मकालीन कौन सा है? इंदौर। याद रखिए, ग्रीष्मकालीन इंदौर है राजधानी, शीतकालीन ग्वालियर। ठीक, इसके बारे में इतना। अब देख लेते हैं पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी जिस क्षेत्र को बोलते थे उस क्षेत्र का नाम था विंध्य प्रदेश। क्या? विंध्य प्रदेश। पार्ट सी में कौन था? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। ठीक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक। पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन? पार्ट सी उसको बोलते थे विंध्य प्रदेश, जो आज बुंदेलखंड वाला एरिया है। पार्ट सी में कौन था? विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। और यहाँ के सीएम कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। इसमें रियासतें कितनी थी? 38 रियासतें। ठीक, ये थी 38 रियासतें। और इसमें क्या हुआ? 38 रियासतें थी, सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल। वो जिस क्षेत्र पार्ट सी को बोलते थे विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी थी रीवा। और इसमें क्या हुआ? 1 जून 1949 को भोपाल पार्ट सी का अंग बन गया। पार्ट सी पहले स्वतंत्र था, फिर क्या हुआ? 1 जून 1949 को भोपाल जो है तो विंध्य प्रदेश में मिल गया। तो याद रखिएगा, एक बार याद दिला देते हैं। पार्ट ए में 15 रियासतें। सीपी एंड बरार को बोलते थे, इसकी राजधानी नागपुर थी। यहाँ के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये जो है इसमें क्षेत्र आता था महाकौशल छत्तीसगढ़ और विदर्भ वाला महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। इसके मुख्य गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव। याद रखिएगा। और पार्ट बी में 26 रियासतें थे। यहाँ के मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ थे, गवर्नर तखतमल जैन थे, राजधानी ग्वालियर और इंदौर था। इसका क्षेत्र आता था मालवा और मध्य भारत। ठीक, तो इसमें मध्य भारत क्षेत्र कौन था? मध्य भारत। इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी। 6 माह ग्वालियर, 6 माह इंदौर। ग्रीष्मकालीन इंदौर और शीतकालीन ग्वालियर। तो ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ। पार्ट सी के जगह वो क्षेत्र का नाम था विंध्य प्रदेश, राजधानी थी रीवा, यहाँ के सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल, रियासतें थी 38। और यहाँ की इसमें क्या हुआ? भोपाल जो है तो स्वतंत्र था, वो जो है 1 जून 1949 को ये विंध्य प्रदेश में मिल गया। ठीक, ये तो थी रियासतों वाली बात। और उस समय हमारे मध्य प्रदेश 3 पार्टों में विभक्त था, उसके बारे में हमने देख लिया। अब क्या हुआ कि हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ? कैसे कैसे हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ? तो देख लेते हैं। क्या हुआ कि हर जगह यानी सभी भारत में टोटल 552 देशी रियासतें थे, मिल गए थे। वो जम्मू कश्मीर ये सब मिल गए, तो अब सब एक हो गए। अब मांग उठने लगा कि हम लोगों को जिस जगह में जैसे बोलते थे उस हिसाब से हमको राज्य दे दीजिए, है ना। तो क्या हुआ? राज्यों का मांग उठने लगा भाषाई आधार पर। तो उसी समय एक आयोग आया। कौन आया? यस्केधर आयोग। यस्केधर आयोग। कौन आयोग आया? यस्केधर आयोग आया। कब आया? जून 1948 को। जून 1948 को यस्केधर आयोग कब आया? जून 1948 को। क्या हुआ? यस्केधर आयोग आया 1948 में 1 जून। ठीक, 1 जून नहीं है, सॉरी। यस्केधर आयोग जून 1948 में आया और इसकी रिपोर्ट आया दिसंबर 1948 में। इसकी रिपोर्ट आया। क्या रिपोर्ट कब आया? दिसंबर 1948 को। और क्या कहा? ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। क्या बोला?
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, होगा तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होगा, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। ठीक, ये ठुकरा दिया। इसके धारा आयोग आया 1 जून 1948 को, इसकी रिपोर्ट आई दिसंबर 1948 को। ये जो है तो भाषा को नहीं माना, ये बोला कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन होगा। फिर इसी बीच क्या आया, दिसंबर 1948 को एक आयोग आया जिसे बोलते हैं जेवीपी समिति, जेवीपी। जे से जवाहरलाल, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 सदस्य थे, याद रखिएगा, 3 सदस्य थे। ठीक, ये 3 सदस्य थे। ठीक, जेवीपी ये जो तो 3 सदस्य थे। कब आया, दिसंबर 1948 में। इसका रिपोर्ट कब आया, अप्रैल 1949 को इसकी रिपोर्ट आया। और ये क्या कहा कि ये भी जो है तो नहीं मानने वाला था, क्योंकि ये भी बोला उसी टाइप, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, होगा तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन होगा। अब ये तो नहीं माना, 2 आयोग आया, एक एसके-धार आयोग, एक जेवीपी समिति। ठीक, 2 हो गए और ये दोनों ठुकरा दिए भाषा के आधार पर। अब क्या हुआ, दक्षिण भारत क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश एरिया में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। ये क्या किए कि राज्यों का पुनर्गठन की मांग कर रहे थे, और जब ये 2 आयोग आया तो ये सीधे ठुकरा दिया। तो ये सोचे अब तो नहीं बनेगा। ये बोले कि जब तक हमारा तेलुगु भाषा के आधार पर हमारा राज्य का पुनर्गठन नहीं हो जाता, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये जो है 56 दिन तक न कुछ खाए न पिए। ये क्या किए, आमरण अनशन के, और 56वां दिन इनका मृत्यु हो गई। ठीक, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा किसी प्रकार, और कई व्यक्ति कहीं, ये उस समय तो हर जगह से राज्यों की मांग उठ रही थी और कोई न करे, इससे पहले उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें तो अब बनाना ही चाहिए, और उन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी। कब, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सा, तेलुगु भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी, जो भाषाई आधार पर राज्य, देश का पहला राज्य है। ठीक, भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य, ठीक, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गया। अब जब इसकी स्थापना हो गया तो क्या हुआ, हर जगह हम बोल रहे थे भाषा, क्योंकि कहीं मराठी, कहीं गुजराती, कहीं उड़िया, तो वो भी मांग करने लगे। तो क्या हुआ कि सब अब और जोर पा गए, यानी कि इसका गठन हो गया, अब हमको भी चाहिए राज्य। तो क्या हुआ, एक फिर से इसी बीच एक आयोग आया, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग आया, फजल अली आयोग। ये कब आया, 1953 को। कब आया, 1953 को आया। इसमें ये भी 3 सदस्य था। कितना सदस्य था, 3 सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा था के.एम. पडिक्कर। ठीक, के.एम. पडिक्कर, ये 3 सदस्य था। कब आया फजल अली आयोग, 1953 में। ये 3 सदस्य था, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर और फजल अली।
क्या हुआ, ये तो आया, ये जब आया तो इसमें क्या है, इसकी रिपोर्ट 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 कब आई, दिसंबर 1955 में। ठीक, इसकी रिपोर्ट कब आया, दिसंबर 1955 में। कब आया, फजल अली ओग 1953 में, ये 3 सदस्य था, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पडिक्कर और फजल अली 3 सदस्य था। इसकी रिपोर्ट आया दिसंबर 1955 में। ठीक, जब दिसंबर 1955 में रिपोर्ट आया और कहा कि इसमें कितना राज्य, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। कितना, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होगा। उसी बीच 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 आया, 7वां संविधान संशोधन 1956। कब 7वां संविधान संशोधन आया और का, खा, गा, घा, ये राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक, क्या रिपोर्ट आया दिसंबर 1955 में और इसमें 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले थे। लेकिन उसी बीच क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 और इसमें जो राज्यों की 4 कैटेगरी थी, का, खा, गा, इसको निरस्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितना, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया। ठीक, तो इसी बीच 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ और इसमें जो है तो का, खा, गा की श्रेणी को, जो 4 श्रेणी थी, इसे हटा करके 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर उसी बीच हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ। और उस समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।